नमस्ते। आज फिर से मेरे साथ प्रोफ़ेसर अभय दुबे साहब। अ, हमेशा की तरह आज भी हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नज़र रख रहे हैं और उस पे बात कर रहे हैं। आप सब लोगों को कभी-कभी ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इतनी ज़्यादा बात क्यों? क्योंकि हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो भी इस समय देश में हो रहा है, उस राजनीति के में एक ज़रूर मील का पत्थर साबित होगा। या भाजपा जीतती है, भाजपा हारती है, अ, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, अखिलेश जी बनते हैं, लेकिन ज़रूर मील का पत्थर टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स होने जा रहा है। प्रोफ़ेसर साहब आपने कल आप बहुत देर तक सी वोटर वाले उसमें थे, बाकी आज तक भी कुछ नया वो कर रहा है कि किसके कितने वोट, अब तो वीकली शुरू हो गया। क्या ट्रेंड है? आपको क्या लग रहा है अभी क्या है हालात? देखिए, जो सर्वेक्षणों का बाजार है, इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पर खड़ा हुआ है। अ, उसमें सारे सर्वेक्षक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 3 कृषि कानूनों को वापस लिया और संसद ने भी उनको वापस ले लिया है अब अंतिम रूप से, और किसान आंदोलन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है। दिल्ली की 2 सीमाओं से तो किसानों ने किसानों के जत्थे पंजाब, हरियाणा की तरफ रवाना हो चुके हैं। अभी गाज़ीपुर सीमा पर वो शायद 15 तारीख के आसपास वो लोग जाना शुरू करेंगे। बहरहाल किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। तो अब कयास ये लग रहा है कि किसान आंदोलन समाप्त होने से उस चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा? खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ज़मीन है नहीं, इसलिए पंजाब के बारे में कोई चिंतित नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा इसको लेके सब लोग सोच रहे हैं और अपने-अपने अंदाजे लगा रहे हैं। भाजपा वालों को, भाजपा समर्थकों को ऐसा लगता था कि जैसे ही प्रधानमंत्री ये घोषणा करेंगे और संसद भी उनकी घोषणा पे मोहर लगा देगी, उसके बाद तेजी से भाजपा के पक्ष में जमीन बननी शुरू होगी और 2017 जैसी स्थिति की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। लेकिन सी वोटर के जिस समीक्षा में मैंने भाग लिया कल, उसमें दिखने से ऐसा नहीं लगता। उसमें ये लगता है कि भाजपा के ग्राफ में जो गिरावट हो रही है, वो गिरावट रुकती हुई दिखती है। लेकिन ग्राफ उठता हुआ अभी तक नहीं दिखता है। 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस घोषणा को, संसद ने भी अपना काम कर दिया है। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि भाजपा ने अपनी खोई हुई जमीन वापस प्राप्त करनी शुरू कर दी हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा को उम्मीद थी कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो कर लेगी, सी वोटर का सर्वेक्षण बताता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा इस स्थिति में नहीं है। वहां पर भाजपा की जो बढ़त समाप्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल उसके सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी और उनका गठजोड़ खड़ा हुआ है और वहां बिल्कुल टक्कर की स्थिति है। 50-50% स्थिति वहां पर है। बुंदेलखंड के इलाके में भाजपा आगे दिखाई गई है और अवध के इलाके में भाजपा आगे आगे दिखाई गई है। लेकिन अवध का इलाका समाजवादी पार्टी के लिए पारंपरिक रूप से काफी मजबूत इलाका रहा है। बुंदेलखंड में तो समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं रही है पहले भी। वहां मायावती का एक जमाने में जोर हुआ करता था, क्योंकि उनका जोर उत्तर प्रदेश में हर जगह कम हुआ है, इसलिए वहां उसकी जगह को भाजपा ने भरा है। लेकिन अवध का इलाका ऐसा है जहां पर समाजवादी पार्टी फिर से अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है, क्योंकि उसका वो पारंपरिक इलाका है। तो ये सब चीजें भाजपा के लिए चिंताजनक परिस्थिति जी, पैदा कर रही हैं। जी। मैं ज़रा एक चीज़ और समझ लूँ, क्योंकि जो मेरी समझ है उसके अनुसार बसपा के बहुत वोट कम दिख रहे हैं और वो ग्राउंड पे भी देखिए वो केवल सी वोटर नहीं है। सी वोटर हो सकता है एक इंडिकेटर कर रहा हो एग्ज़ैक्ट, लेकिन ग्राउंड पे ये ज़रूर है कि बसपा के वोट कम हुए हैं। अ, कांग्रेस भी जहाँ पिछली बार उसने 1 आध % बढ़त दिखाई थी सी वोटर में, वो भी कम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वोट बसपा और कांग्रेस के कम हो रहे हैं, वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं। वो अगर जा रहे हैं तो वो सपा में जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि अगर इनके वोट बढ़ेंगे, लोगों को लगेगा कि ये तो आप एक एक नंबर का चश्मा देख के बोल रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस का वोट बढ़ता है या बसपा का वोट बढ़ता है, तो उसमें जो भी बढ़ोतरी होगी, वो कुछ ना कुछ उसको वो भाजपा को भी डेंट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वैसे? नहीं, मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि अगर कांग्रेस को कुछ अतिरिक्त स्त्रियों के वोट प्राप्त होते हैं, या कांग्रेस को कुछ ब्राह्मण समुदाय के वोट प्राप्त होते हैं, या ऊंची जातियों के कुछ वोट कांग्रेस के बढ़ते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाएंगे।
भले ही बहुत कम हो, मालूम कांग्रेस का आधा फीसदी वोटों में बढ़ोतरी होती है, 1% वोटों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो बढ़ोतरी होगी वो भाजपा की कीमत पर होगी, ऐसा मुझे जी लगता है। जी। और अच्छा। मुसलमानों के वोट नहीं बढ़ रहे हैं, ये भाजपा के लिए चिंताजनक बात है। जी और ओवैसी की चर्चा भी लोगों ने तकरीबन बंद कर दी है। जी अब केवल टीवी चैनलों के ऊपर जहां एक तरफ भाजपा का प्रवक्ता खड़ा कर दिया जाता है, दूसरी तरफ ओवैसी मुकाबले में खड़े होते हैं। अगर उस नकली लड़ाई को, उस नूरा कुश्ती को आप छोड़ दें, एक बार नजरअंदाज कर दें, तो ओवैसी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दौड़ में ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। जी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक बात है। जी। एक नया डेवलपमेंट जैसा कहा जा रहा है, यहाँ की सुगबुगाहट ये है कि मायावती जी ने अभी उन लोगों को निकाला। मायावती जी एक तो 19 उनके विधायक थे, अब 5 रह गए हैं, वो सबको निकाल चुकी हैं। उसमें से एक जो बड़ा अभी शायद समाजवादी पार्टी का फायदा होने की बात, जैसे यहाँ पे चर्चा है कि हरिशंकर तिवारी जी के दोनों पुत्र विनय तिवारी जी और कुशल तिवारी और उनके भांजे, ये पांडे जी, तो ये तीनों लोग अब आज या कल या परसों, दो मतलब इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि ये सपा ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो भी कह लें, कमलापति जी के का एक जमाने में बिल्कुल ये तय बात है कि ब्राह्मण वोट पे असर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, वो लोगों का उनसे संपर्क था। हरिशंकर तिवारी जी का 100% उत्तर प्रदेश के वोट में वो है। उनके यहाँ रहे हुए बहुत से लोग आज भाजपा में मंत्री हैं, और मंत्री ऐसे वैसे नहीं है, मतलब हैसियत वाले मंत्री हैं। तो अगर ये विनय तिवारी, कुशल तिवारी, ये सब लोग अगर आते हैं इसमें सपा में, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक फर्क डालेगा ब्राह्मण वोट पे? स्थानीय स्तर पे कुछ इसका फर्क पड़ सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं के लिए एक स्वाभाविक पार्टी नहीं है। वो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या फिर कुछ कांग्रेस में जाएंगे या निराश होकर घर बैठे रहेंगे। ज्यादातर ब्राह्मण वोटर जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, जो इस सरकार को भाजपा सरकार की सरकार न मानकर राजपूतों की सरकार मानते हैं, वो लोग हो सकता है कि कम संख्या में वोट दें, घर पे बैठे रहें। अगर उन्हें समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की तरफ से कोई अच्छा राजपूत उम्मीदवार मिल गया, तो वो अच्छा ब्राह्मण उम्मीदवार मिल गया, तो वो उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण वोट अभी भी पसोपेश में है। मुख्य तौर पर भाजपा के प्रति जो नाराजगी है, उस नाराजगी को वो कैसे व्यक्त करे, इसकी कोई ठोस उत्तर प्रदेश व्यापी रणनीति उन वोटरों के पास हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। उनके पास ऐसा कोई ध्रुव भी नहीं है कि भाजपा छोड़ के वहां वो चले जाएं, ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो जी परिस्थिति है कि उनको एक अनिर्णित वोटरों की संख्या में डाल देती है। जी। और जब नहीं, वो लेकिन आगे चल के, अभी समय है उनके पास सोचने का, 1 महीने का टाइम है उनके पास, 1.5 महीने का टाइम है जिसमें वो सोच सकते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि भाजपा की तरफ से संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका कोई और दूसरा विकल्प है नहीं। उन्होंने, भाजपा आलाकमान ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। तो जाहिर है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा को कुछ फायदे हैं और भाजपा को कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि योगी जी ने एक बाहुबली मुख्यमंत्री की छवि बनाई है, जिसके अंदर वो कानून व्यवस्था वाले मसले पर उनका एक खास तरीका है, इससे उन्होंने संबोधित किया है पूरे 5 साल। तो उससे कुछ लोग खुश हैं उत्तर प्रदेश में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। लेकिन कई समुदाय जो जो योगी जी के बिना भाजपा को समर्थन दिया था इन्होंने 2017 में, वो लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार भी करेंगे उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के बाद। भाई साहब, एक नया नैरेटिव पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं, ये टीवी चैनल पे खास करके शुरू हुआ है, और हमारे जो बड़े बड़े चैनल हैं वो सब उसकी बात कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अभी तो बीजेपी ने अपना प्रचार भी नहीं शुरू किया, अभी तो बीजेपी, अच्छा, मुख्यमंत्री हफ्ते के 3 दिन उत्तर प्रदेश में है, मतलब परसों थे, फिर कल हैं, फिर कल हैं। अब इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहाँ रहेंगे? लेकिन बीजेपी ने एक डिफेंसिव ये ले लिया कि अभी तो हमारा प्रचार नहीं शुरू हुआ है, 2 महीना चुनाव नहीं, रह वो गया है, झूठ बोल तो रहे हैं। अभी उनकी जी उनकी बात पे कौन यकीन करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचार नहीं शुरू किया है। हाँ, ये तो अटल बिहारी नैरेटिव जो वाजपेयी सारे ने मीडिया वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इंडिया शाइन कैंपेन चलाई थी, वो कैंपेन भी शर्मा जाए ऐसी कैंपेन तो पिछले वो 2 महीने से चला रहे हैं। सारे दिल्ली में उनके पोस्टर लगे हुए हैं। वो कैसी बात करते हैं? देखिए, उसके अंदर मामला क्या है? मामला ये है कि जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा
कुछ इस तरह से भाषण दिया जैसे कि वो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर वोट प्राप्त हो। जी जब वो पश्चिम बंगाल में ऐसा करते हैं या बिहार में ऐसा करते हैं तो बात समझ में आती है कि वहां पे भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। जी लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपके पास 5 साल एक मुख्यमंत्री रहा है जिसको अगली बार फिर आप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। उस चेहरे को आप पृष्ठभूमि में नहीं फेंक सकते। और वो चेहरा अपने आप में उत्सुक चेहरा भी है। वो खुद भी अपने आप को मंच पर पेश कर रहा है पूरी जोरदारी के साथ में। जी जी योगी जी खुद पीछे नहीं है इसमें। तो अगर जी मोदी जी चाहें कि योगी जी को पृष्ठभूमि में डाल दें और केवल अपने नाम पर चुनाव लड़ लें तो ये नामुमकिन है। जी मैं एक चीज मतलब और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है। मतलब चाहे पेपर हो, चाहे बैनर हो, चाहे होर्डिंग हो, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे बहुत चीनी डाल देने से मिठाई कभी कभी जो अगर उसका राइट मिक्स ना हो तो मिठाई भी खराब होने लगती है। ये बहुत प्रचार भी कहीं बूमरैंग तो नहीं कर जाएगा, क्योंकि लोगों को अब देखिए लग रहा है ये क्या हो रहा है। चुनाव के दौरान जो प्रचार होता है उसका असर बहुत ही सीमित होता है। मुझे कभी भी मैं नहीं मान पाया कि वोटर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वोटर इस नहीं तरह के मतलब प्रचार से, नहीं, मैं अगर जो आप पूछ प्रचार रहे हैं अभी हो इसका रहा है ना। विपरीत असर पड़ेगा, विपरीत असर भी पड़ सकता जी है। अगर आप कह जी रहे हैं इसका विपरीत असर पड़ेगा तो इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। अब देखने की बात यह है कि अभी हम लोगों के पास ऐसा कोई युक्ति नहीं है इसके जरिए हम वोटर के मन में घुस पाए, पता लगा पाए। हम तो केवल एक अंदाजा लगाते हैं। पिछले 5 साल में जो हुआ उसके आधार पर, जो सामुदायिक प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनके आधार पर हम लोग कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। समुदायों की जो प्रतिनिधि राजनीतिक शक्तियां हैं, उनका जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो जिस तरह अपने समीकरण को बदल रहा है, वो एक नई राजनीति करना, नए राजनीतिक समीकरण बनाना चाहता है। उसमें कुछ समुदाय चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो। ये सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अब आप भाजपा के अंदर जो योगी विरोधी लॉबी है उसके नेताओं से बात कीजिए, तब कुछ और समझ में आता है कि वहां पे क्या खेल चल रहा है, लोग क्या करना चाहते हैं। ये सब बातें तब और समझ में आती हैं। तो जी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सांसद में है। जी और 3 कृषि कानूनों के वापस लेने से जिस त्वरित लाभ की उन्हें उम्मीद थी, वो त्वरित लाभ उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी ऐसा नहीं है कि एक बार, क्योंकि वहां पे इस आंदोलन की वजह से जो उन्होंने एक मुसलमान विरोधी, जाट समुदाय को मुसलमान विरोधी बना दिया था, पूरे हिंदू किसानों को मुसलमान किसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया था, वो परिस्थिति बदल गई है। अब वहां तुरंत हिंदू मुसलमानों में वैसा मतभेद पैदा करने की स्थिति है नहीं। तो वो सब जी लाभ भाजपा को जो मिलते थे वो लाभ नहीं मिल रहे। जी मैं एक और चीज करूं, अब बीएसपी ने भी एक नई लाइन ली है। जैसे भाजपा कह रही है, भाजपा भाजपा नहीं कह रही, भाजपा और भाजपा के द्वारा जो मीडिया है जो उनका वो करती है, वो कह रही है कि नहीं अभी प्रचार नहीं। बीएसपी कह रही है कि अभी देखिए खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी जब भाजपा में लोगों के टिकट कटेंगे तो लोग असंतुष्ट, मुझे नहीं लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वोट तो लोग मोदी जी या योगी जी के नाम पे दे रहे हैं। लोगों का लिए बात इमटेरियल है कि किसको। देखिए, और बीएसपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जब भाजपा के अंदर टिकट कटेंगे, 100 के करीब टिकट कटेंगे, तो भाजपा के अंदर बहुत जबरदस्त हंगामा होगा। जी उसके जी बाद में जब अखिलेश में और उनके सहयोगी दलों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जब मतभेद पैदा होंगे तो फिर एक बहुत बड़ा हंगामा होगा। और उसके बाद मायावती बड़ी कुशलता से अपने टिकट बांटेंगी। जी टिकट वितरण की रणनीति मायावती की एक पुरानी जमी जमाई रणनीति है, तो उससे उनके पक्ष में बात पैदा होगी। ये सब बातें कही जा रही हैं, मैं इन बातों को सुन रहा हूं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को उत्तर प्रदेश के मंच पे पेश किया है, उससे मुझे नहीं लगता कि इन बातों से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर मायावती बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को टिकट देती हैं और ब्राह्मण वोट कुछ उनके उम्मीदवारों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उससे तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा जी जी और बड़े पैमाने पर भाजपा को नुकसान होगा। तो परिस्थितियां कुछ इस तरीके की बन गई हैं कि जो भी चीज जाती है वो भाजपा के खाते से जाती हुई दिखाई पड़ रही है। पिछली बार आपको 40% ज्यादा वोट मिले थे, तो इस बार वोट कम होंगे तो ज्यादातर वोट तो 40% के खाते से ही जाएंगे। जी जिन्हें जी वोट ही कम मिले थे उनके पास से क्या जाएगा। जी मैं मैं एक चीज और, क्योंकि अगर वैसे देखिए तो 100 सीटें, मतलब जो आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं सारे, वो कह रहे हैं कि 100 सीट करीब ऑलरेडी कम हो चुकी है सर्वेक्षण के अनुसार, और उतनी ही करीब 100 से ज्यादा कुछ सीटें सपा की बढ़ चुकी हैं। तो ये लगातार मतलब ये गिरावट और ये बढ़ोतरी तो एक तरह से दिखती है, ये हो रही है।
देखिए, ये तो सब दिख रहा है और हो भी रहा है, और इसके पीछे अखिलेश की भी अपनी कोशिश है। इसके पीछे योगी सरकार की अपनी विफलताएँ हैं, और केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और दोनों मिलके और ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब आचार संहिता लगने में 1 महीना रह गया है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है कि भाजपा सीधे-सीधे चुनाव हारते हुए दिखाई पड़े। जी, जी, अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है। हम ये नहीं कह सकते विश्वास से कि भाजपा 200 से नीचे चली जाएगी। जी, अभी भी लग रहा है कि भाजपा को इस खराब हालत में भी साधारण बहुमत प्राप्त हो सकता है। जी, तो अभी अगले 1 महीने में अखिलेश को और प्रयास करने होंगे, और जो मोमेंटम उन्हें, जो गतिशीलता उन्हें प्राप्त हुई है, वो गतिशीलता बढ़ानी होगी। अगर वो थम गई, जी, तो भाजपा एक बहुत पावर शक्तिशाली पार्टी है। उसकी चुनावी चुनावी मशीनरी हम लोग सब जानते हैं कितनी जबरदस्त है। तो वो लोग धारा को पलट भी सकते हैं। जी। लेकिन एक चीज़ और है, जो किसान आंदोलन का इम्पैक्ट जैसे मोदी जी को फ़ायदा नहीं हुआ है, तो ये लोग किसान आंदोलन एक बार जब वापस, जो भी उसके नेता हैं, अपने गाँव पहुँच रहे हैं, वापस पहुँच रहे हैं, क्योंकि किसान एक चीज़ और सशंकित है। किसी भी पार्टी ने अभी तक, चाहे वो सपा भी हो, अपने मैनिफेस्टो में अभी तक ये नहीं कहा है कि अगर हम आते हैं तो एमएसपी की हम लीगल गारंटी देंगे। तो अब किसानों को भी लगता है कि भई ये सब लोग तो एक ही बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें भी शायद अखिलेश जी को अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि अगर आप आते हैं तो आप क्या करें? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। ये यही यही इस तरह के, देखिए, किसान किसान लोग अपने इलाकों में लौटेंगे। भाजपा के प्रति उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। वो मानते हैं कि उनके दबाव के कारण उन्होंने जो 700 लोगों को बलिदान दिया है, उसके कारण 1 साल तक जब वो तमाम तरह-तरह के मौसमों का सामना करते हुए जमे रहे, उन सब के कारण उन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। वो सरकार को झुकाने में कामयाब हुए हैं। कोई भाजपा के प्रति, तो प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता का भाव उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर नाराज़गी है, और वो नाराज़गी उनकी मतदान प्राथमिकताओं में व्यक्त होगी। भाजपा इस जी, बात को समझती है, उसको वो नरम करने की कोशिश करने में लगी हुई है, ताकि अगर नाराज़गी हो तो वो बहुत मुखर नाराज़गी ना हो। तो जी, ये सब अभी 1 महीने में इस तरह की कोशिशें होंगी। यहीं पे मैं कह रहा हूं कि अखिलेश को और जयंत चौधरी को, दोनों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। भाजपा की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वोटों के यादव वोट अ, तो भले ही चले जाएं जयंत चौधरी के साथ में, लेकिन जाट वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं मिलेंगे। ये बात भी कही जा रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके वोटों का ट्रांसफर अच्छी तरीके से हो। जी, जी। मैं एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, यहाँ का जो ग्राउंड में है, जी। खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ, सारी सरकारें, चाहे वो अखिलेश की जी की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार हो, चाहे कोई हुँ, भी सरकार पास्ट में आई, वो हुँ, गन्ना किसानों की बार-बार कहती थी हम लोग भुगतान करेंगे, भुगतान करेंगे। हुँ, किसी ने भी आज तक वादा नहीं निभाया था। हुँ। सबका भुगतान साल, 2 साल लेट होता है। अभी भी इतना ढिंढोरा पीटा गया कि हमने भुगतान कर दिया। अरे पुराना पैसा दिया है और 14 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप इंटरेस्ट देंगे, आज तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया। मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी, खास करके अखिलेश जी और जयंत चौधरी को, इसमें भी अपना रुख साफ करना चाहिए कि गन्ना किसान का जो बकाया है आप कैसे करेंगे? बिल्कुल, अगर वो ये आश्वस्त कर सकें गन्ना किसानों को कि आपकी जो आर्थिक समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ हमारे शासन में दुरुस्त होंगी, और हमारी प्राथमिकता होगी कि हम आपका भुगतान करें और आपको फसल के अपने वाजिब मूल्य मिलें। अगर वो किसानों से ये कहें कि भले ही केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए या ना पहनाए, हम उत्तर प्रदेश में सरकार में आएँगे तो हम इस बात की गारंटी करेंगे कि आपकी फसलों को वो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो। वो न केवल घोषणा की जाएगी, बल्कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार काम करेगी। तो उनको बहुत लाभ होगा उसके अंदर। इन सब जी, बातों के ऊपर मेरा मानना है कि उनके रणनीतिकार पहले से ही विचार कर रहे होंगे। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो इसमें नहीं सोच रहे होंगे। वो जी, सोच रहे होंगे, उन्हें बिना देर किए हुए ये बातें कहनी शुरू कर देनी चाहिए, और अपने जी, घोषणा पत्र में इन बातों को बाकायदा शामिल करना चाहिए उन्हें। जी। जब वो मैं अपने एक घोषणा पत्र में इन बातों को शामिल करेंगे, तो उससे भाजपा के ऊपर भी दबाव बनेगा। जी, जी। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा चुनाव से हट के है। अ, मतलब बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये जो कमिटी बनी है एमएसपी के ऊपर, जो प्रपोज़ बनी नहीं है, जो कहा गया है कि इस तरह की कमिटी बनेगी और फिर वो देगी। इस कमेटी का हश्र, बहुत सी कमेटियाँ बनी थी, हुआ कुछ नहीं था। तो लोगों का कहना है ये ठंडे बस्ते में डालने की बात है, इसमें होगा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है एमएसपी पे
नहीं, कुछ जितने मामला। भी सरकारी रणनीतिकार हैं, वो तो अखबारों में जो लिख रहे हैं और टीवी पे जो बोल रहे हैं, उनमें से कोई भी एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने के मूड में नहीं है। उनकी तरफ से जो तथ्य और आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, वो यही है कि इससे बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा, पैसे की बर्बादी होगी, ये अव्यावहारिक कदम है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, ये नहीं किया जाना चाहिए। जी जी ये वो तो कहते हैं ये पैसे की बर्बादी होगी, वो पैसे की बर्बादी कह रहे हैं, उस प्रकार के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो सरकार तो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जी निश्चित रूप से ये एक टालू पिक्चर है। जी ये एक टालू पिक्चर है जो दिया जा रहा है, और किसान भी इस बात को जानते हैं। क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को पहले से ही उनकी फसलों के एमएसपी मिल जाता है। सबसे ज्यादा उन्हीं वहीं एमएसपी मिल जाता है। तो ये एमएसपी की लड़ाई तो असल में अगर वो लड़ेंगे तो सारे देश के किसानों के लिए लड़ेंगे। जी जी हरियाणा और पंजाब के किसान अगर एमएसपी की लड़ाई लड़ते हैं तो ये सारे देश के किसानों के लिए लड़ाई होगी। तो इस लड़ाई के अंदर ज्यादा बड़े पैमाने पर किसानों की गोलबंदी हो सकती है। जी जी। मैं एक और प्रश्न आपसे, क्योंकि थोड़ा उत्तर प्रदेश हट, एक कल बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे साथी एक हैं, उन्होंने उठाया है। वो कह रहे हैं कि देश के लिए ये भी एक खराब बात है जब कहा जाता है देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना फैक्टर क्या है? अरे भाई, 138 करोड़ के देश में आप ये कैसे कह सकते हैं कि टीना फैक्टर क्या है? तो वो भी उनका कहना है, इस पे भी कुछ चर्चा होनी चाहिए कि भाजपा से ही कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप आए। ये कैसे आप देखिए, कह सकते टीना के मुकाबले टाटा होता है। टीना हैं? के जी। मुकाबले टाटा होता है। देयर इज नो अल्टरनेटिव के मुकाबले होता है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अल्टरनेटिव। टीना के यस। मुकाबले टाटा होता है, और वो हमेशा होता है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा हार जाए तो भाजपा के अंदर से मोदी के खिलाफ मोदी के मुकाबले वैकल्पिक नेतृत्व भरना शुरू हो जाएगा और दावेदारियां शुरू हो जाएंगी। जी सब लोग इनके जी ऊपर सवालिया निशान लगाने लगेंगे कि भाई देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए। आप तो कोई चुनाव जिताने की आपकी क्षमता, मोदी की जो खूबी है वो चुनाव जिताने की उनकी क्षमता के ऊपर है। जिस दिन उस क्षमता की वो क्षमता प्रश्नांकित हुई, उसके बाद मोदी का खेल खत्म। जी जी। मैं एक चीज और इसलिए, क्योंकि वो हुआ है और शायद हमने और आपने सबसे पहले उस बात को इंगित किया था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँ, पहली बार मैं मोदी जी में कुछ चेंजेस देख रहा हूँ। उन्होंने किसान आंदोलन की वापसी की, मतलब बिल, माफ कीजिएगा, एक्ट की वापसी की। एक हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, पिछली बार विनोद दुआ जी की मृत्यु हुई थी और हमने आपने भी कहा था कि भाई उनका संवेदना कैसे, उन्होंने एक चिट्ठी भेजी 11 तारीख को, अभी परसों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और जो इंस्टाग्राम में उनकी लड़की ने शेयर किया। तो अच्छी बात है, अगर उनको 5-6 दिन बाद भी कम से कम संवेदना की बात उन तक पहुंची है, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस बात को कर रहा है। संवेदनशील हो जाए तो मोदी जी से तो बहुत उम्मीदें थी हम सब लोगों को। देखिए, आप लोगों को मोदी जी से उम्मीदें थी, मुझे इस बात पर ताज्जुब है। मुझे तो मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं थी। मोदी जी ने जिस तरह गुजरात में शासन चलाया, उसमें गुजरात में उनको बहुत बड़ा प्रशासक वगैरह सब माना जाता है। लेकिन मोदी जी की जो विधि है शासन चलाने की, उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा नुकसान इसको पहुंचता है, उसको कहते हैं लोकतंत्र। मोदी जी अपनी शासन कला के कारण लोकतंत्र का पूरी तरीके से अघोषित हनन कर देते हैं। कोई कानून में परिवर्तन नहीं होता, और वो पूरी तरीके से हर चीज को कंट्रोल और कैप्चर, ये उनका रहता है। वो सब नियंत्रित करना और किसी को उभरने मत देना। अपने मुकाबले न पार्टी के अंदर न पार्टी के बाहर विपक्ष को समाप्त कर देना। और यहां तक कि गुजरात में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी कोने में धकेल दिया था। अब देश भर के पैमाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपयोगिता उन्हें ज्यादा समझ में आई है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर नहीं होगा तो न भाजपा एकताबद्ध रहेगी, और न ही चुनाव में जो स्वयंसेवक उतरते हैं वो सब नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ आके उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। लेकिन गुजरात एक छोटी जगह है, वहां पे वो ऐसा कर सकते थे। जी। तो मुझे तो नहीं मोदी मैं जी से कभी भी मुझे तो मोदी जी से कभी भी उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, उम्मीद हम लोगों को नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपको 2-3 चीजें स्पष्ट जल्दी से कर दूं। जो भाजपा का उस समय का नेतृत्व था, उससे हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। अडवाणी जी पता था, राजनाथ सिंह साहब अब बड़े अच्छे लग रहे हैं मोदी जी के मुकाबले, लेकिन राजनाथ सिंह जी से कोई उम्मीद नहीं। सबको पता है कि किस तरह के नेता हैं। उस समय ऐसा लगा था जब इन्होंने इतने राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, जब ये पाकिस्तान के साथ खुले में लग रहा था कि शायद एक नई तरह की चीज करेंगे। भाई समाजवादियों को हरदम लगता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में किस बात का झगड़ा है, तो लगा था कि शायद ये खुले मन से कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर जाएंगे। तो मैं उस रेफरेंस से कह रहा था। लेकिन जैसा आपने कहा, उम्मीद तो शायद ये था कि ये नए आए हैं, टेस्टेड नहीं है, नए तरह का कुछ करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। भाई, उन्होंने अपनी 2014 में जो चुनावी मुहिम चलाई थी, उस मुहिम पे ही गौर कीजिए आप।
और उस मुहिम से पहले जिस तरह वाइब्रेंट गुजरात चला, जिस तरह देश के पूंजीपतियों ने खड़े होकर कहा हमारा राजा हो तो मोदी ऐसा राजा हो, तो मुख्य तौर पे उनकी आत्म छवि राजा की छवि है। जी, जी। वो एक भारत के नरेश के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं, क्योंकि कह नहीं सकते, इसलिए आपको अपने आप को सेवक कहते हैं, अपनी राजनीति को तपस्या का नाम देते हैं। किसानों के बारे में माफी मांगती, उन्होंने कहा हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। यानी आप राजनीति करते हैं, निर्मम है राजनीति करने के मामले में, और उसको आप तपस्या का नाम देते हैं। तो ये सब बातें जो है वो धीरे धीरे लोगों के सामने स्पष्ट होती जा रही हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो स्थापित होता जा रहा है। अब जो सी वोटर का सर्वेक्षण था, उसमें सब जगह भाजपा आगे दिखाई जा रही थी, लेकिन वो पिछले अपने प्रदर्शन से हर जगह उसका प्रदर्शन बहुत कम था। मान ली उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाती है, 80-90 सीटें कम हो जाएंगी, तो क्या वो क्या खुशी मनाने वाली कोई बात है? गोवा में भाजपा की सरकार बन जाए, पंजाब को छोड़ के सब जगह भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई जा रही थी, लेकिन हर जगह जो विपक्षी पार्टी है वो निकटतम प्रतिद्वंदी बनी हुई है आपकी। अब उत्तराखंड में स्थिति यह है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री के पद की लोकप्रियता में लगातार आगे हैं, और उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। धामी वगैरह बहुत पीछे हैं उनसे लोकप्रियता में। तो ये सब जो स्थितियां हो रही हैं, वो अभी भाजपा को अपने कील कांटे बहुत से दुरुस्त करने हैं। केवल ये कहना कि मोदी जी भाषण दे देंगे और अमित शाह चुनाव प्रबंधन कर देंगे, उसके आधार पर हिंदुस्तान पे बहुत दिनों तक शासन नहीं किया सकता है ना। 10 साल शासन करने के बाद 10 साल तो यूपीए ने भी शासन कर लिया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहे 10 साल, तो ये तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। चलते चलते अंतिम बात, ना चुनाव से संबंधित मेरी व्यक्तिगत बात मैं बता दूं। अभी खब्बू तिवारी जी एक हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको जाली मार्कशीट के चक्कर में वो बेचारे की सदस्यता चली गई है, उनको 5 साल की जेल भी हो गई और विधानसभा से सदस्यता चली गई। मैं उसको इस रेफरेंस में आपसे बता रहा हूँ, जब उनकी सदस्यता चली गई, मेरे फिजिक्स में, वैसा मैं खत्म कर रहा हूँ बस, मेरे फिजिक्स में मार्क्स बहुत खराब आए थे इंटरमीडिएट में, बहुत खराब। तो मुझे हरदम लगता है कोई फिजिक्स की मार्कशीट ना मांग ले मुझसे, क्योंकि अगर मार्कशीट मांगे तो मुझे लगता है कि खब्बू तिवारी के जब सदस्यता जाने के बाद इस देश के बहुत से नेताओं को लगा होगा कि कहीं ये मामला फिर से जोर न पकड़ ले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके मालूम नहीं किसी सब्जेक्ट में ऐसे मार्क्स थे कि नहीं कि आपको लगता है भैया ये मार्क्स ना पूछ लेना, बाकी सब नहीं, कर लेना। जब मोदी जी की मार्कशीट के ऊपर में विवाद हुआ था, मोदी जी की डिग्री के ऊपर विवाद हुआ था, तो बहुत दिन तक विवाद जोर पकड़ा। आम आदमी पार्टी वालों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दबाव डालना शुरू किया, इनकी मार्कशीट, इनकी सनद जो है वो जारी की जाए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति थे योगेश त्यागी, वो भी थोड़े से परेशान हो गए। उसके बाद में रविशंकर प्रसाद में और प्रकाश जावड़ेकर ने बैठ के पत्रकारों को दूर से कागज दिखाया। ये रही उनकी, देखिए, डिग्री। तो किसी पत्रकार में उसको साहस नहीं हुआ खड़े हुए, भाई नजदीक से दिखाइए हमें, हम देखें डिग्री क्या है। तो अगर जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उस दिन उनकी डिग्री का मसला एक बार जरूर उठेगा। हो सकता है उनकी बात सही साबित हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी डिग्री जाली है या मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बार सवाल जरूर उठेगा, एक बार उनकी डिग्री को लोग नजदीक से ध्यान से देखेंगे। अब तो रविशंकर प्रसाद भी नहीं है, ना प्रकाश जावड़ेकर हैं मंत्रिमंडल में, अब उनकी डिग्री दूर से कौन दिखाएगा? मतलब मेरे फिजिक्स के मार्क्स ना मांगिएगा कभी भी, क्योंकि मैं भी उसको दूर से ही दिखाऊंगा कि फिजिक्स में मुझे मार्क्स मिले थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।